SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके SKP ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा शिक्षण के पहले यूनिट के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा हिंदी भाषा का दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका जो PDF है हम सेंड कर देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि श्याम सुंदर दास का है, भगवती नारायण मिश्र का है, ब्लैक और डैगर का है, अंबिका चरण का है। तो दोस्तों, यह जो कथन है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह श्याम सुंदर दास का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, भाषा याक्षिक मौखिक प्रतिकोणी व्यवस्था है जो उस भाषाई समुदाय के लोगों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान एवं सहयोग करता है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि प्रताप सिंह, ब्लैक एंड डैगर, दोस्तों ये डैगर है, डैगर लिखा गया है, स्वीट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यह जो कथन है वो ब्लैक एंड डैगर का कथन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्लैक तथा डैगर। अगला प्रश्न है, हिंदी निम्न में से किसकी वंशजा है? यानी कि जो हिंदी है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? और ऑप्शन दिया है कि अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू। तो दोस्तों, जो हिंदी है उस संस्कृत की वंशजा है, यानी कि संस्कृत से जन्म ली है हिंदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत। दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व तक भारत में वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। कालांतर में इसमें अनेक परिवर्तन हुए और उसका परिवर्तित रूप संस्कृत कहलाया। 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का बोलबाला रहा। यद्यपि विद्वानों ने इसमें संदेह है कि संस्कृत भी कभी बोलचाल की भाषा रही थी, परंतु पाणिनि के कुछ सूत्र की इस ओर संकेत करते हैं कि यह कभी जनभाषा अवश्य ही थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर में प्रचलित भाषा कश्मीरी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? दोस्तों, क्या होता है कि कुछ भाषा आगे चल कर के जन्म हुआ, उसको हम कहते हैं अपभ्रंश भाषा। तो जो कश्मीर है वो कश्मीर में प्रचलित जो भाषा है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? और ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्राह्मण, कैकई, दरद, सौरसेनी, मगध प्रकृति। तो दोस्तों, जो अपभ्रंश भाषा है दरद, इससे हमारा कश्मीर में जो प्रचलित भाषा है कश्मीरी, जिसको आगे चलकर सिंधी कहा गया, सिंधी और लहंदा, ये हमारा जन्म लिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दरद। अगला प्रश्न है, बंगाली, आसामी, उड़िया, बिहारी, हिंदी भाषाओं की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? और ऑप्शन दिया है कि मगधी, सौरसेनी, अर्धमगधी, महाराष्ट्री। तो दोस्तों, ये जो दिया हुआ है कि बंगाली, आसामी, उड़िया, बिहारी, इसकी जो उत्पत्ति हुई है मतलब वो मगधी अपभ्रंश से हुई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मगधी। अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो दिया हुआ है महाराष्ट्री, तो दोस्तों दक्षिण भारत के महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा उत्पन्न हुआ है जो कि महाराष्ट्र में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, श्री शिव सिंह ने जनश्रुति के आधार पर हिंदी का आरंभ काल ईसा की किस शताब्दी को माना है? और ऑप्शन दिया है कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 6वीं। तो दोस्तों, श्री शिव सिंह ने जनश्रुति के आधार पर हिंदी भाषा का जो आरंभ काल माना है वो 8वीं शताब्दी माना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8वीं। दोस्तों, कई विद्वानों ने अलग अलग इसका समय काल माना है, जिसमें जो श्री शिव सिंह थे उन्होंने 8वीं शताब्दी माना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? और ऑप्शन दिया है कि 20, 24, 25, 24 और 22। तो दोस्तों, भारत के संविधान में
कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद भारत में कौन सा राजभाषा बनी? तो दोस्तों उसके पहले तो हमारा संस्कृत था, संस्कृत के बाद धीरे से हिंदी आया, फिर से जब भारत में मुस्लिम शासन आ गए यानी कि 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी गुलाम कुतुबुद्दीन ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी, तब से जो भारत में भाषा चलने लगी वो थी अरबी और फारसी दोनों भाषा चलने लगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों, कि उर्दू और फारसी, अरबी और फारसी दोनों भाषा चलने लगी थी। हालांकि उस समय भी हिंदी भाषा का कुछ प्रचार प्रसार हो रहा था, जैसे तुलसी, कबीरदास, जयसी, बिहारी, देव, भूषण, ये लोग मुगल काल में ही हुए थे जिन्होंने हिंदी का प्रयोग बहुत किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? और ऑप्शन दिया है कि 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1950, 14 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लिया गया था और 22 जुलाई 1950 को झंडा लिया गया था, लेकिन जो संविधान में हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी को, उस 14 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 14 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की प्रकृति को निम्नलिखित में से किस रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं? दोस्तों इसका एक और हम प्रश्न कर सकते हैं कि जो हिंदी भाषा की प्रकृति है वो कैसी है, और इसके लिए ऑप्शन दिया है कि भाषा मानव की विशेषता है, यानी कि जो हिंदी भाषा है मानव की विशेषता है, और भाषा और विचारों में अटूट संबंध होता है, भाषा अर्जित संपत्ति है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न है वो तो उत्तर है वो तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसके कुछ अन्य विशेषता हैं जो भाषा की प्रकृति होती है, जैसे कि भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है, भाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह है, भाषा परिवर्तनशील और विकासशील होते हैं, भाषा लिपि संकेतों द्वारा लिखित रूप से धारणा करती है, और भाषा का जो मूल रूप है सदैव सुरक्षित रहता है। दोस्तों ये हमारा था कि भाषा का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, उसको किस रूप में हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का प्रयोग बालक अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार एवं समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है वह कौन सी भाषा कहलाती है? और ऑप्शन दिया है कि बोली की भाषा, राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों कोई भी बालक अपने माँ से सीख करके अपनी बातों को अपने समुदाय में, अपने परिवार के बीच में रखता है तो उसको मातृभाषा कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा। दोस्तों मातृभाषा का बहुत ही हमारे लाइफ में, चाहे छोटे बच्चों के जीवन में बहुत ही प्रयोग है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कहा गया है कि जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की क्या महत्ता है? और ऑप्शन दिया है कि छात्रों की मानसिक और बौद्धिक विकास करता है हिंदी भाषा शिक्षण, और दूसरा दिया है कि छात्रों का भावनात्मक विकास, तीसरा है कि शिक्षा प्रदान करने के सर्वोत्तम साधन उपरोक्त सभी। तो चूँकि दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर हम बात करें कि छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास, दोस्तों विचार तथा भाषा में अटूट संबंध होता है। विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को जन्म देते हैं। दोस्तों इस संबंध में गांधी जी ने कहा था कि मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना ही आवश्यक माना जाता है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। वस्तुतः मातृभाषा के माध्यम से किसी भी वस्तु को समझने में समर्थ होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मातृभाषा हमारे मानसिक और बौद्धिक विकास करती है। और दोस्तों जो दूसरा कथन दिया है कि छात्रों का भावात्मक विकास, दोस्तों मातृभाषा के अध्ययन से भावों, क्रियाएं, प्रतिक्रियाओं की सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप से अभिव्यंजना को व्यक्त करती है। दोस्तों इस संबंध में रायबर ने कहा है कि मातृभाषा एक ओर तो ज्ञान, प्रसन्नता और आनंद का स्रोत है, भावनाओं और रुचियों का पथ प्रदर्शक है, तो दूसरी ओर ईश्वर प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ शक्ति का प्रयोग का साधन है। दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की कि शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन, दोस्तों मातृभाषा विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसलिए
यह शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन भी है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक और व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि रासो, पतंजलि, पाणिनि और प्लेटो। तो दोस्तों यह जो कथन है वो पतंजलि का कथन है। पतंजलि ने कहा था कि भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक और व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह सहयोग एवं अंतःक्रिया करता है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है कि स्वीट, डॉक्टर रमन बिहारी लाल, पतंजलि, रूसो। तो दोस्तों यह जो कथन है वो स्वीट का कथन है। स्वीट ने कहा था कि भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों का वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह सहयोग एवं अंतःक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञ ने संसार की समस्त भाषाओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा है? और ऑप्शन दिया है कि 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों भाषा विज्ञों ने संसार की समस्त भाषाओं को मुख्य रूप से 7 वर्गों में रखा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7। और दोस्तों वो 7 वर्ग कौन कौन से हो जाते हैं? जिसमें पहला हो जाता है मातृभाषा, दूसरा हो जाता है मूल भाषा, तीसरा हो जाता है संस्कृति भाषा, चौथा हो जाता है राष्ट्रीय भाषा, पाँचवा हो जाता है राजभाषा और छठा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाँ जैसे दिया हुआ है सब कि मातृभाषा, यहाँ पे दिया हुआ है कि मातृभाषा, मूल भाषा, संस्कृत भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों जो हमारी मातृभाषा होती है कि वो समांतर जिस भाषा को व्यक्त करने के लिए शिशु काल में अपनी माता के एवं संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का अनुसरण करके सीखता है, उसे उस व्यक्ति की मातृभाषा कहते हैं। और दोस्तों जो मूल भाषा होता है, मूल भाषा क्या होता है कि किसी भी भाषा के वैज्ञानिक रूप को समझने के लिए उसकी मूल भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। भाषा के व्याकरण समस्त रूप की रक्षा भी तभी की जा सकती है जब उसको मूल भाषा का ज्ञान हो। दोस्तों जो संस्कृति भाषा है वो जिस भाषा में साहित्य में किसी जाति अथवा राष्ट्र की मूल भाषा सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है, उस जाति अथवा राष्ट्र की संस्कृति भाषा कही जाती है। और दोस्तों जो हमारी राष्ट्रीय भाषा होती है तो संसार के प्रायः सभी राष्ट्रों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें साहित्य में यथा राष्ट्र के इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति में आशंकाएँ सुरक्षित रहती है, उसको हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रभाषा होती है वो राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता का आधार होती है। किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वह राष्ट्र का सच्चा नागरिक बन सकता है। और दोस्तों जो राजभाषा है वो किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों का संपादन करने के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भाषा देश विदेशों के ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी का ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, जर्मन का होता है, फ्रेंच का होता है, रूस, चीनी इत्यादि भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है मानव के विकास विभिन्न अवस्थाओं की भाषाई विकास की क्या विशेषताएं हैं? और ऑप्शन दिया है। दोस्तों ये ऑप्शन नहीं दिया इसमें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसमें से 2-4 प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको हम विस्तार से बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से सुनिएगा। इसकी जो विशेषता दिया है कि शैशव काल की में भाषाई विशेषताएं, और उसमें जो पहला है कि शब्द ज्ञान। तो दोस्तों प्रथम 6 महीने में बच्चे केवल रोने और हंसने की निरर्थक ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। 6 से 12 महीने तक बच्चे मामा, पापा, नाना ऐसे बोलने लगते हैं। और दोस्तों जो वाक्य ज्ञान होता है बच्चों में, वो 1 वर्ष की आयु पर बच्चे 1 शब्द बोलने लगते हैं, और 4 वर्ष तक आते आते 4 शब्दों के वाक्य बोलने लगते हैं। और जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो 5 वर्ष की आयु तक बच्चे सुनने, पढ़ने अथवा छोटी छोटी कहानियों को अच्छे से सुनने लगते हैं।
और जो पठन का कार्य होता है वो 3 वर्ष तक बच्चों जो होते हैं वो पठन कार्य शुरू कर देते हैं और 5 से 6 वर्ष तक वो कार्यों को सरल ढंग से करने लगते हैं। और जो लेखन का कार्य होता है दोस्तों, वो 5 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे अच्छे से वो लिखने लगते हैं, कहानियाँ बनाते रहें। और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि बाल्यावस्था में भाषाई विकास की क्या विशेषताएं हैं। तो जो शब्द ज्ञान होता है वो 6 से 9 वर्ष के बच्चों के बीच में शब्द ज्ञान की जो तीव्रता होती है बहुत अधिक होती है। और जो वाक्य रचना होता है वो 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो 5-5 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं और जो 9 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो 6-6 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं। और जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो 9 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चे में तर्क वितर्क में भाग लेने लगते हैं और सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने लगते हैं। और जो पठन का कार्य है दोस्तों, वो पठन का कार्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चे अर्थ ग्रहण करते हुए पठन करने लगते हैं। और जो लेखन का कार्य है वो 6 वर्ष की आयु में बच्चे पूरे वाक्य लिखते हैं और 9 वर्ष की आयु पूरी करने पर वस्तुओं और घटनाओं का वर्णन करने में सफल हो जाते हैं। और दोस्तों जो तीसरा है किशोर काल में भाषाई विकास की विशेषताएं। तो जो किशोर काल में जो शब्द ज्ञान होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। और जो वाक्य रचना है दोस्तों, इस काल में बच्चे लंबे लंबे वाक्यों की रचना करने लगते हैं और वे व्याकरण की समस्त वाक्य रचना करने लगते हैं, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हैं। और जो मौखिक अभिव्यक्ति है दोस्तों, इस काल में बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्टता आने लगती है। और जो पठन है दोस्तों, इस काल के बच्चे शुद्ध उच्चारण, उच्च गति और उचित आरोह अवरोह क्रम के साथ मौखिक पठन करने में सक्षम हो जाते हैं। और जो लेखन है दोस्तों, किशोर काल के बच्चे लेखन शक्ति में परिपक्व हो जाते हैं, वो कहानियाँ बनाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में अनिवार्य बनाने के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। और ऑप्शन दिया है कि हिंदी भाषा सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है, ध्वनि और लिपि में साम्य होने के कारण उससे बोधगम्य करना और सीखना सरल है, यह वैज्ञानिक और प्रगतिशील भाषा है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल करने में जो तर्क दिए जाते हैं वो उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों तर्क उचित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट बनाना है हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी पर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।